हेलो स्टूडेंट। समाजशास्त्र विषय के बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज हम बात करेंगे प्रमुख विचारक अगस्त कॉम्ट के संबंध में। मैं पीयूष कुमार गुप्ता से आचार्य राजकीय महाविद्यालय के जैसा कि आप सभी जानते हैं क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं हमें यह जानकारी बार बार प्राप्त होती है कि अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। कॉम्ट का जन्म 19 फरवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर में हुआ था। अगर हम अगस्त कॉम्ट के पूरे नाम की बात करें तो इसोडोर ऑगस्ट मैरी फ्रैंकविल जेवियर कॉम्ट इनका पूरा नाम था। हम जब अगस्त कॉम्ट के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं तो ये पढ़ने को मिलता है कि अध्ययन काल में ही कॉम्ट पर प्रमुख विचारक उस समय के जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और वे उन्हें आधुनिक सुकरात मानते थे। युवावस्था में उन पर महान दार्शनिक सेंट साइमन का प्रभाव पड़ा और उनके ही विचारों को उन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण करने में उपयोग किया तथा मानव के बौद्धिक विकास के 3 स्तरों के नियम को ग्रहण किया। कॉम्ट के जीवन परिचय में यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि उनका विवाह 1825 में कैरोलिना मैसन नाम की महिला से हुआ था, किंतु वैवाहिक जीवन उनका बहुत अधिक सुखमय नहीं रहा और 1842 में उन्होंने तलाक लेकर अपने वैवाहिक जीवन की परिणति को समाप्त किया। इस दौर में उन्होंने 1830 में अपनी पहली प्रमुख कृति द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी का प्रथम खंड प्रकाशित किया। इस पुस्तक के उनके 6 खंड प्रकाशित हुए थे 1842 तक और ये लगभग वही पीरियड है जो उनके वैवाहिक जीवन में सबसे अधिक कठिन दौर था। इसके पश्चात भी उन्होंने एक और विवाह किया था, किंतु वो विवाह भी बहुत सफल नहीं हुआ। अगस्त कॉम्ट का निधन कैंसर रोग से 1857 में हो गया। यहाँ हम जीवन परिचय को बहुत अधिक विस्तार में नहीं समझा, केवल जो प्रमुख बातें थी उनके जीवन की उन्हीं को हमने यहाँ पर रखा है। अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक क्यों माना जाता है, इसके भी 2 प्रमुख कारण। नंबर 1, कॉम्ट ने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा, यानी उससे पहले किसी भी विचारक ने या विद्वान ने समाजशास्त्र या फ्रेंच लैंग्वेज में जिसे हम सोशियोलॉजी और अंग्रेजी में सोशलॉजी कहते हैं, इस तरह किसी शब्द की बात नहीं कही है। उन्होंने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण किया, तत्पश्चात समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से भी संबंध दर्शाया और इस प्रकार उन्होंने सामाजिक पुनर्गठन हेतु उपयुक्त
पृष्ठभूमि तैयार करने में सफलता प्राप्त की। विज्ञानों का वर्गीकरण तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया। दूसरी बात कॉम्ट के जनक मानने के पीछे यह है कि कॉम्ट ने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र को समाज की प्रगति एवं विकास के नियमों का निर्माण करने में समर्थ विज्ञान माना तथा समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया। बेकर का कथन है कि अगस्त कॉम्ट ही वह प्रथम विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र को मानवीय क्रियाओं का विज्ञान स्वीकार किया था। अतः कॉम्ट को ही समाजशास्त्र के जनक होने का श्रेय जाता है। ये जो संक्षिप्त जीवन परिचय है ये अगस्त कॉम्ट का यद्यपि पूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने नहीं ला पाए, किंतु समय को देखते हुए और हमारी अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए जो आवश्यक बिंदु हैं हमने उन्हीं पर प्रकाश डाला है। अब बात करते हैं कॉम्ट की प्रमुख कृतियों के बारे में। कॉम्ट की सबसे पहली पुस्तक जिसे ए प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी जो 1822 में प्रकाशित हुई थी, यह वो पुस्तक थी जिसकी भूमिका सेंट साइमन द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में प्रथमतः उनके सामाजिक दर्शन का कॉम्ट के सामाजिक दर्शन का हमें स्वरूप दिखाई देता है। इसमें कॉम्ट ने सामाजिक सुधार एवं समाज के पुनर्निर्माण की एक महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की जो तकनीकी कुशलता एवं सामाजिक नैतिकता के विकास को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने में सफल हुई। दूसरी जो सबसे प्रमुख पुस्तक जिसके कारण अगस्त कॉम्ट को एक विशेष दर्जा समाजशास्त्र के क्षेत्र में मिला वह थी द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी जो 6 वॉल्यूम में 1830 से 1842 तक प्रकाशित हुई। जैसा हमने पहले कहा कि यह कॉम्ट का एक कष्टमय समय था, किंतु उन्होंने ऐसे कष्टमय समय में भी अपने पूर्ण चिंतन को नहीं छोड़ा और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने एक प्रत्यक्षवाद की विस्तृत व्याख्या की। इस कृति में ही कॉम्ट ने समाजशास्त्र के सैद्धांतिक आधार का उल्लेख भी किया। विज्ञानों का वर्गीकरण, समाजशास्त्र की आवश्यकता, प्रकृति तथा चिंतन की 3 अवस्थाओं का भी उल्लेख इस पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। इसके पश्चात 1854 से 57 तक उन्होंने एक अन्य पुस्तक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 4 वॉल्यूम में प्रकाशित की। इस पुस्तक में भी कॉम्ट ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण के विश्लेषण साथ साथ पुनर्निर्माण की एक व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की। इस पुस्तक में उन्होंने मानवीय एवं सामाजिक प्रकृति के आधार को मानवीय इतिहास में एकता के संबंध में दर्शाया। इस पुस्तक में उन्होंने स्त्रियों की
महत्ता को दर्शाया तथा उनके दैवीय तथा नैतिक गुणों की बात की। इसी कृति में उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए मानवता के धर्म को ग्रहण करने का सुझाव दिया। इसी कारण से कुछ विद्वानों ने कॉम्ट की इस पुस्तक को उनकी पूर्व की पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी के स्तर से निम्न माना, और कुछ ने कहा है कि इन्होंने स्वयं ही अपने विचारों को समाप्त या उनकी हत्या कर दी। एक और पुस्तक कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म 1852 में उन्होंने प्रकाशित की। इस कृति में कॉम्ट ने एक और निरंकुश जनतंत्र का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर प्रेस तथा सामाजिक सभाओं की स्वतंत्रता की भी मांग की। कहने का तात्पर्य कि कॉम्ट ने अपने जीवन में जो विचार और सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन सभी को इन पुस्तकों में स्थान दिया। उनके प्रमुख विचार प्रत्यक्षवाद, चिंतन की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत, विज्ञानों का वर्गीकरण, समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान के रूप में, सामाजिक पुनर्निर्माण की अवधारणा, सामाजिक प्रगति का विचार, मानवता का धर्म इत्यादि। यह हम केवल कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को थोड़ा विस्तृत रूप में अध्ययन करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि जो BA थर्ड ईयर का सिलेबस है उसमें कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद ही कोर्स में रखा गया है। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रत्यक्षवाद किस बात पर बल देता है। तो यहाँ समाजशास्त्र के संस्थापकों की बात को मानते हैं कि मानव समाज का अध्ययन भी उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है जिनके द्वारा प्राकृतिक विज्ञानों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि में किया जाता है। प्रत्यक्षवादी उपागम उस व्यवहार पर बल देता है जिसे प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित करना संभव हो। सामान्य अर्थों में यही उपागम प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। अगस्त कॉम्ट, जिन्हें हम प्रत्यक्षवाद का जनक मानते हैं, उन्होंने इसका प्रयोग किया। उनका मानना था कि समाज के उद्विकास को भी प्राकृतिक नियमों के आधार पर ठीक उसी प्रकार समझा जा सकता है जैसे प्राकृतिक विज्ञान में पदार्थ के व्यवहार को हम कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप या कारण एवं प्रभाव संबंधों के आधार पर समझ सकते हैं। उसी प्रकार मानव के व्यवहार को भी कारण एवं प्रभाव की दृष्टि से समझा जा सकता है।
कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी उपागम में मानव के व्यवहार को पदार्थ के व्यवहार के समान, वैश्विकता के समान मापने की पद्धतियों का विकास करने पर जोर दिया गया है। समाजशास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत प्रत्यक्षवादी उपागम का सहारा लेता है। यह व्यवहार को बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। साथ ही यह व्यवस्था को समझने और मानव के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धतियों और मान्यताओं का सहारा लिया जाता है। जैसे कि मार्क्सवादी विचारधारा में मानव व्यवहार को आर्थिक अधोसंरचना की उत्तेजना की प्रतिक्रिया माना जाता है। वहीं प्रकार्यवाद समाज के सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक आवश्यकता की प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि व्यवस्था सिद्धांत प्रत्यक्षवाद उपागम के अधिक निकट है। प्रत्यक्षवादी उपागम में उद्देश्यों के आधार पर कार्यकांड संबंधों की स्थापना कर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसलिए प्रत्यक्षवादी अवलोकनीय तथ्यों के अध्ययन पर अधिक बल देते हैं। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय वैज्ञानिक बताया। इसका तात्पर्य कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का एक ही अर्थ है। अतः जो वैज्ञानिक के वही प्रत्यक्षवादी। कॉम्ट के अनुसार यदि हमें प्रकृति एवं ब्रह्मांड की घटनाओं को समझना है तो उनकी व्याख्या धार्मिक, तात्विक एवं अलौकिक आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधि के आधार पर करनी होगी। वैज्ञानिक विधि में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता और घटनाओं की व्याख्या निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। प्रत्यक्षवाद में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और समझना, जो कि एक वैज्ञानिक प्रणाली है, यही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी बात की। जैसे पहले समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि उन्होंने समाज को पदार्थ के रूप में समझने की कोशिश की। उनका ये मानना था कि समाज की घटनाओं के भी हम अवलोकनीय तथ्यों के माध्यम से निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग तथा तथ्यों के वर्गीकरण द्वारा वैज्ञानिक प्रणाली से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या अन्य किसी विज्ञान में किया जाता है। दूसरी बात, अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली। कभी हमने जैसे कहा था कि उन्होंने सामाजिक घटनाओं को संयोग के आधार पर होना नहीं माना बल्कि कुछ निश्चित
कारणों के कारण होना उनकी दृष्टि में ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए उन्होंने सामाजिक घटनाओं की व्याख्या भी या उनका अध्ययन धार्मिक, तात्विक और अलौकिक आधार पर नहीं करने की बात कही है तथा वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, तथ्यों का आदि चरणों से गुजरते हुए अध्ययन को पूर्ण करने पर बल दिया। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद में तार्किक व्याख्या पर भी बहुत बल दिया, क्योंकि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को बौद्धिक क्रिया को अधिक महत्व दिया। प्रत्यक्षवाद में मानव मस्तिष्क एवं तर्क की विस्तृत व्याख्या की गई है और ये पद्धति मूलतः तर्क पर ही आश्रित है। कॉम्ट का मानना था कि जैसे जैसे समाज प्रत्यक्षवादी बनेगा वैसे वैसे मानव का बौद्धिक स्तर भी उन्नत होगा। इसलिए मानव प्रगति के लिए कॉम्ट बौद्धिक उन्नति को आवश्यक मानते, जिसकी पूर्ति प्रत्यक्षवाद द्वारा ही संभव है, यह उनका मानना था। इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि समाजशास्त्र को विज्ञान के स्तर तक लाना है तो हमें सामाजिक अध्ययनों में धार्मिक तथा तात्विक व्याख्या छोड़कर प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना होगा। एक अन्य विशेषता सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन है प्रत्यक्षवाद। उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी विधि है, वैज्ञानिक विधि है, जिसका उद्देश्य समस्त मानव समाजों, विशेषतः यूरोप के समाजों की भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से उन्नति करना होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष निर्देशनों एवं शिक्षा पर बल दिया गया। प्रत्यक्षवादी समाज में भय, असुरक्षा और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा, ऐसी का मानना था। उनका मानना था कि इनके स्थान पर प्रेम, सद्भावना एवं सहयोग का साम्राज्य होगा और समाज का पुनर्निर्माण करने में कोई हिंसात्मक साधन नहीं अपनाया जाएगा। उन्होंने प्रत्यक्षवाद को एक मानवतावादी धर्म भी माना है। उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद मानव धर्म के आदर्शों पर आधारित नवीन समाज की रचना को अपना उद्देश्य मानता है। उनका यह भी मानना था कि प्रत्यक्षवाद से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना संभव है और वास्तविक ज्ञान समाज में बौद्धिक एवं नैतिक एकता को उत्पन्न करने में सहायक है, जिससे मानव कल्याण संभव है। क्योंकि धर्म का अंतिम उद्देश्य भी मानव कल्याण है और विज्ञान भी यही चाहता है, इसलिए धर्म एवं विज्ञान परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के सहयोगी हैं। कॉम्ट इन दोनों के समन्वय की बात करते हैं। कॉम्ट ने
प्रत्यक्षवाद को ज्ञान से संबद्ध माना है, अज्ञात और अप्रत्यक्ष से नहीं। जैसा हम पहले कहा कि उन्होंने प्रत्यक्षवाद में केवल जो कुछ हमें दिखाई दे सकता है या दिखाई देता है, केवल उसी का अध्ययन करने की बात की। जो अदृश्य है, अज्ञात है या ज्ञात शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते, उसका हम निरीक्षण नहीं कर सकते, ऐसी घटनाओं का या ऐसे इकाइयों का अध्ययन करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जैसे भी कहा था, धर्म एवं विज्ञान का समन्वय कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की विशेषता, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य जन कल्याण है, मानव कल्याण है। इसलिए ये एक दूसरे के विरोधी न होकर परस्पर सहयोगी। और इन सब के अतिरिक्त जब हम पूरे प्रत्यक्षवाद पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के 3 विभाग हैं। पहला विज्ञानों का दर्शन, दूसरा वैज्ञानिक धर्म एवं नीति, और तीसरे प्रत्यक्षवादी राजनीति। विज्ञानों के दर्शन से तात्पर्य इसके अंतर्गत मानव मात्र को लोक कल्याण एवं समाज सुधार हेतु मानवीय प्रयत्नों तथा परिश्रम के प्रति जागरूकता का संदेश देना है। इस विभाग का मानना है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, और इस दर्शन के अंतर्गत गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, समाजशास्त्र एवं नीति शास्त्र। वैज्ञानिक धर्म एवं नीति के अंतर्गत प्रत्यक्षवादी धर्म का संबंध किसी अलौकिक शक्ति से न होकर मानवता से। इसमें नैतिक नियमों का समावेश होता है, जिसमें परमार्थ एवं दूसरों की सेवा के लिए अधिकाधिक योग्य बनने के लिए नैतिक, शारीरिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करने पर बल दिया जाता है। इस प्रत्यक्षवादी राजनीति में मूल उद्देश्य युद्ध की आशंकाओं को निर्मूल कर यूरोप के सभी राज्यों को मिलाकर एक मित्र राष्ट्र की स्थापना करना है। संक्षेप में कह सकते हैं कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान, एक धर्म और एक राजनीति के रूप में स्वीकार किया। धन्यवाद।